हेलो, नमस्कार, प्रणाम, राम राम, राधे राधे। तो बेटा आशा करता हूँ आप लोग बहुत तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और दिल लगाकर पढ़ाई कर भी रहे होंगे। तो बेटा मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और लेक्चर लेकर, जिसके अंदर हम कवर करेंगे आज का बेटा PYQ जेई एडवांस के। ठीक है, तो चैप्टर कौन सा बेटा हमारे पास? डी एंड एफ ब्लॉक। ये चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बेटा जेई एडवांस के लिए। और इसके अंदर जितना भी चीजें आपने पढ़ी है ना, वहां सबसे सवाल आता है भैया। हम ये नहीं कह सकते सर यहां से ज्यादा आता है, यहां से कम आता है। हाँ, कुछ एक टारगेट एरिया ऐसे हैं बेटा, कुछ एक ऐसे टॉपिक्स हैं यहाँ पे जहां पे तुम्हें ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो पहले मैं उन्हीं की चर्चा कर देता हूं कि सर हमें क्या क्या करना है। तो बेटा सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या आना चाहिए सर? जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते हैं ना बेटा, डी एंड एफ ब्लॉक तत्व का, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे बहुत सारे सवाल यहां पे बन जाते हैं, कथन में भी बन जाते हैं भैया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा किसके बारे में पढ़ेंगे? आप यहां पे दो यौगिकों के बारे में पढ़ते हो बेटा, KMnO4 और दूसरा क्या बेटा? K2Cr2O7। तो इनको कैसे बनाते हैं, इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, इनके बेटा हमारे पास गुण क्या क्या होते हैं, ये सारी आपको बहुत अच्छे से बातें पता होनी चाहिए। बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा ये दोनों। ठीक है, इसके अलावा सर जो छोटी मोटी चीजें हैं हमारे पास कि भैया कौन सा आयन रंग दिखाएगा, कौन सा नहीं दिखाएगा, कौन अनुचुंबकीय है, कौन प्रतिचुंबकीय है, ये तो छोटे छोटे सवाल हैं सर, तो ऐसे भी आते रहते हैं। ठीक है, तो बेटा इन पे जरा फोकस कीजिएगा ज्यादातर। क्लियर है? तो चलो बेटा बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं भैया आज की कहानी को। तो बेटा यहां पर आपके सामने सवाल लेकर आया हूं मैं, तो बेटा वीडियो पॉज करना और खुद से ट्राई करना पहले, फिर उसका आंसर दे लेना। जय पहला है क्या बेटा? Ni+2 में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं बताओ। अब बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नॉलेज होना चाहिए आपको। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पता है तो बता दोगे, वरना नहीं भाई। बेटा निकल की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होती है? तो तुम कहोगे सर ये होती है 3D8 4s2 शक्ति वसर मनफी कोनी। हाँ ठीक है, निकल+2 बनाना है, तो निकल+2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? हमें 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो क्या बचा? 3D8। और सर 3D8 को अगर हम लिखें तो बेटा 3D8 के अंदर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो आप कहेंगे सर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे। दिख रहा है ना भाई? तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हमारे पास बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्या बेटा? जर्मन सिल्वर का एक घटक है। ठीक है बेटा, जर्मन सिल्वर क्या होता है? एक अलॉय होता है, एक अलॉय होता है। अलॉय का मतलब क्या सर? ये एक मिश्र धातु है। तो तुमसे पूछा है इसका एक घटक कौन सा है भाई? अब जर्मन सिल्वर जो होता है ना बेटा, 3 तत्वों से मिलकर बना होता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। एक होता है कॉपर, जिंक और एक होता है निकल। ठीक है, क्या क्या होता है बेटा? कॉपर, जिंक और निकल होता है। ठीक है, मैं सही कह रहा हूं? हाँ सर सही है। तो बेटा इन तीनों से मिलके बनता है जर्मन सिल्वर। अब बेटा कुछ बच्चे क्या होते हैं, कहते हैं अच्छा सिल्वर बोला है तो मतलब सिल्वर तो होगा ही इसमें। नहीं भाई, नाम जर्मन सिल्वर है लेकिन इसके अंदर सिल्वर तत्व नहीं होता है। तो सर कौन सा है? कॉपर, जिंक और निकल है। तो सर दिख रहा है कॉपर। तो बेटा आपको डी ब्लॉक में जब आपने क्लास में पढ़ा होगा तो कुछ मिश्र धातुओं को आपको लिख के दिया होगा आपके टीचर ने कि हाँ भैया ये चीजें याद करनी है, तो वहीं से सवाल आ जाता है। ठीक है, ओके सर आगे बढ़ते हैं। अगला है कथन 1 और कथन 2 के लिए आपको संबंध बताना भैया, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऐसा वैसा। कहते हैं जिंक+2 प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर प्रतिचुंबकीय का मतलब होता है डायामैग्नेटिक। मतलब सर एक ऐसी स्पीसीज जिसके अंदर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना हो। कहता है इलेक्ट्रॉन, ये 4s है, 4s कक्षक से निकलकर जिंक+2 बनाते हैं। बेटा हमें पता है जो जिंक होता है, मैं यहां लिख देता हूं, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है सर 3D10 4s2। अगर हमें जिंक+2 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर हमें 4s के इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो जिंक+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ? D10। D10 का मतलब यहां पे कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो मतलब पहला कथन भी सही, दूसरा कथन भी सही। तो क्या है? कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है।
क्लियर है? क्लियर है? ओके सर, ये बात क्लियर है। आगे बढ़ो। कहते क्रोमियम का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ठीक है, तो बेटा हमें पता है क्रोमियम का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d54s1, 3d54s1 होता है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने कहा तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को आना चाहिए मेरे बच्चे। अगला सवाल देखो, कहते जब MnO2 को KOH के साथ संगलित किया जाता है तो एक रंगीन यौगिक बनता है, उत्पाद और उसका रंग है। बेटा अब ये है तुम्हारा KMnO4 को हम किस प्रकार से बनाते हैं। एक और होती है, इसे बोलते हैं पाइरुलोसाइट और अयस्क होता है। ये MnO2 अयस्क है बेटा, जिससे हम KMnO4 बनाते हैं। अब उस KMnO4 को बनाने की एक विधि है जो आपने क्लास में सीखी होगी। तो उसमें जो पहला स्टेप होता है उसमें क्या होता है, MnO2 को KOH से अभिक्रिया करवा दो। किसकी उपस्थिति के अंदर भैया? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो जब भी MnO2, ये पहला स्टेप है बेटा, अभी याद ही होना चाहिए, KOH से अभिक्रिया करेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा बेटा हमारे पास? ये बनेगा K2MnO4। और ये कैसा होता है? नीले हरे रंग का होता है भाई ये। तो देखो यहां पे सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा? क्या बनता है? K2MnO4 बनता है। फिर इस K2MnO4 को हम बदलते हैं किसमें? KMnO4 के अंदर। किसमें बदलते हैं मेरे बच्चे? KMnO4 के अंदर बदलते हैं। ठीक है, ओके सर, आगे बढ़ो। कहता है निम्नलिखित में से उस स्पीशीज की पहचान करें जिसका परमाणु +6 ऑक्सीकरण अवस्था में है। निकाल लोगे भाई, ये तो आसान है सर। यहां पे मैग्नीज की निकालना तो +7 आएगी, यहां क्रोमियम की निकालना तो ये क्या होगा? CN पे होता -1, तो -6 +6 तो ये आएगी +3। अब इतनी तो उम्मीद करता हूं ये तो आता होगा ना भाई। तो यहां पे कितनी हो जाएगी सर? +4। और यहां क्रोमियम की निकालोगे तो आएगी +6, क्योंकि सर एक ऑक्सीजन पे -2, एक क्लोरीन पे -1, तो -2 ये रहा, -4 ये रहा, तो -6 को उदासीन करने के लिए +6। तो सही जवाब होगा इसका डी ऑप्शन। ठीक, चलो आगे जाओ। कहता है इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, ये बताना है हमें। ठीक है, पहला कहता है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सॉरी भैया, सॉरी। कहता है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3d54s1 है। एकदम सही बात है भाई, सत्य बात है तो। ठीक है, इसका परमाणु संख्या होती है 24 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d54s1 और आर्गन। क्लियर है? कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान ऋणात्मक हो सकता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या को तुम m से दर्शाते हो, और बेटा ये आप पढ़ के आए हो, m का मान क्या होता है? -L से +L तक होता है सर, -L2 +L। अब L का मान मान लो 1 है, तो -1 से लेके +1, तो मतलब -1 0 1, तो मतलब इसका ऋणात्मक मान आ सकता है ना भाई। तो ये कथन भी क्या हो गया मेरे पास? सत्य हो गया। फिर अगला कहता है सिल्वर परमाणु में 23 इलेक्ट्रॉनों का परचक्रण एक प्रकार का तथा 24 का परचक्रण विपरीत प्रकार का होता है, और Ag का परमाणु क्रमांक है 47। बेटा जितना परमाणु क्रमांक है इसका मतलब उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब बेटा 47 में से तो 46 इलेक्ट्रॉन तो क्या करेंगे? 23 इलेक्ट्रॉन युग्म बना लेंगे। बेटा 47 में से अगर 47 इलेक्ट्रॉनों को मैं भरूंगा तो 23 इलेक्ट्रॉन तो 23 इलेक्ट्रॉन क्या बने? 23 तो युग्म बन जाएंगे ना भैया, 23 इलेक्ट्रॉन युग्म बन जाएंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन और बचा। हाँ सर, तो बेटा उन 23 में क्या होगा? उन 23 में आधे इलेक्ट्रॉनों का तो क्या होगा मेरे पास मेरे बच्चे? कहूं 23 की तो क्या होगी सर? मान लो +½ होगी, और बाकी की क्या होगी सर? -½ होगी। और एक जो 24वां है, एक जो आखिरी अंत में इलेक्ट्रॉन बचा, समझ पा रहे हो ना बेटा क्या कहना चाह रहा हूं? देख रहे थे ना, समझना बेटा। देखो इसने कहा 23 इलेक्ट्रॉनों का परचक्रण 1 होगा और 24 का 1 होगा। बात एकदम सही है, बोलो हाय ना। मान लिया जो 23 इलेक्ट्रॉन है, उन 23 इलेक्ट्रॉनों का परचक्रण मैं ऐसे दिखा रहा हूं, बाकी 23 का कैसे दिखा दिया? नीचे की तरफ दिया। तो कितने हो गए टोटल? ये 46 हो गए सर। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन और बचा, तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा? या तो ऊपर वाले परचक्रण के हिसाब से आएगा, या फिर कैसे आएगा? नीचे वाले। कोई एक है तो मैंने मान लिया ऊपर के वाले से आ गया, तो क्या दिख रहा है? 24 इलेक्ट्रॉनों का परचक्रण एक जैसा है और 23 का एक जैसा आएगा भाई। समझ रहे हो ना? हाँ सर, तो ये कथन भी क्या है मेरे बच्चे? एकदम सत्य है। ठीक है, फिर कहता है HN3, इसको बोलते हैं बेटा हम हाइड्रोजोइक अम्ल। समझना जरा बात को, याद रखना।
हाइड्रोजोइक एसिड बोलते हैं इसको। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं N3H। ये किस में टूटता है मेरे बच्चे? N3 माइनस और H प्लस में। किस में टूटेगा बेटा? N3 माइनस और H प्लस में। कहते हैं HN3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था -3 है, तो गलत है ना भाई। कितनी है बेटा? -1। अगर मान लो तुमने यहाँ पे -3 लगा दिया तो हाइड्रोजन पे तो +1 ही आएगा बेटा। तो -3 को उदासीन करने के लिए +3 आना चाहिए था, और वैसा है नहीं। ठीक है, तो 3 नाइट्रोजन पे 1 माइनस आता है, ना कि भैया नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था -3 हो। तो ये चीज क्या हो गई? गलत। तो इसका मतलब यहाँ पे सही कथन कौन से हैं बेटा? A, B और C है। ठीक है, ओके, चले आगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। और अगला क्या है बेटा? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक रंगीन होना अपेक्षित है? रंगीन होने के लिए क्या चाहिए बेटा? हमें उस यौगिक के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे मान लो Ag2SO4 की बात करूं, ठीक है, Ag2SO4 बेटा किस प्रकार से टूटेगा? तो तुम कहोगे सर ये टूटेगा 2Ag प्लस और SO4 -2 में, 2Ag प्लस और SO4 -2 में। अब बेटा हमें पता है Ag प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? ये होता है सर 4d10 5s0। Ag का होता है 4d10 5s1। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। तो बताओ बेटा, क्या Ag प्लस के अंदर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? तुम कहोगे नहीं है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं, तो मतलब ये रंगीन नहीं होगा। तो ये तो नहीं है। CuF2 में कॉपर की है +2। कॉपर +2 की बेटा अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखूंगा तो ये होगी 3d9 4s0। तो 3d9 का मतलब सर यहां पे एक इलेक्ट्रॉन क्या आ गया मेरे बच्चे? आप कहेंगे सर अयुग्मित आ गया है। ठीक है, Mg+2 ये रहा। मैग्नीशियम +2 है बेटा। अब देखो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। ठीक है, तो मैग्नीशियम +2 की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूं 1s2 2s2 2p6। आगे 3s तो 0 हो जाएगा ना भाई। s के 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल के तो Mg+2 बने। क्या तुम्हें यहां पे कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? तुम कहोगे नहीं सर। ठीक है, CuCl प्लस, तो कॉपर प्लस की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुई? तो तुम कहोगे सर 3d10 4s0। तो बेटा कहां पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ रहा है सर? CuF2 के अंदर। पढ़ते हो ना ये तो बेटा, कि अगर तुम्हें ऐसा दिखाई दे कि आप लोगों को या तो डी ब्लॉक के आयन दिए गए हैं या डी ब्लॉक के कुछ यौगिक दे दिए गए हैं, डी ब्लॉक के तत्वों के यौगिक, और आपसे ये पूछ लिया गया कि बताओ इनमें से कौन सा रंगीन है कौन सा नहीं है, तो वहां पे डी ब्लॉक के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल के क्या देख लेना? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जिसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखेंगे वो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? आप कहेंगे सर वो हो जाएगा रंगीन। जहां अयुग्मित नहीं होगा वो रंगहीन हो जाएगा। ओके ओके, चलो। कहते हैं कुछ आतिशबाजियों में अमोनियम डाइक्रोमेट का उपयोग किया जाता है। वायु में उड़ने वाला हरे रंग का चूर्ण, ये याद रखने वाली बात है बेटा। देखो आतिशबाजी कहते होते ना, जब तुम दिवाली पे वैसे बम पटाखे बजाते हो शादियों में बसे, तो ऊपर जाके अलग अलग रंग दिखते हैं। तो वो अलग अलग रंग अलग अलग केमिकल की वजह से होता है। तो जो बम ऊपर जाके बेटा क्या दिखाते हैं? हरा रंग। अब आगे से हरा रंग मत बोलना, उससे बोलना कि वो देखो भाई वो है हमारा क्रोमियम ऑक्साइड, मतलब या बोलूं डाइक्रोमियम ट्राइऑक्साइड है, Cr2O3 है, वो हरा रंग दिखा रहा है। ठीक है, तो वो हरा रंग किसकी वजह से होता है बेटा? Cr2O3 की वजह से होता है। ठीक है, ओके। कहता है निम्नलिखित में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होगी? ठीक है, अभी अभी पीछे करके आया भाई, यहां पे तो कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। पीछे क्या ना, मैग्नीशियम +2, टाइटेनियम +3 की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या? शक्ति। तो यहां पे हो जाएगा बेटा क्या मेरे पास? 3d1, 4s के 2 निकल गए और एक d का निकल गया। वनेडियम की बोलो शक्ति व, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 3d2 या बोलू 3d3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 3d3। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, हाँ सर। Fe+2 है बेटा, ये Fe+2, तो Fe+2 की क्या होगी बेटा? 3d6 होगी। तो सर यहां पे दिख रहा है, यहां पे है एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यहां पे है 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और यहां पे है 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का खेल। तो बताओ अधिकतम कहां पे है बेटा?
Fe+2 में है। किस में मेरे बच्चे? Fe+2 में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं सिल्वर क्लोराइड जल में अल्प विलयशील है क्योंकि इसकी जालक ऊर्जा डैश से अधिक होती है। अब याद रखना मेरे बच्चे, कोई भी यौगिक जल में या तो विलयशील होगा या नहीं होगा। विलयशील कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। मैं सिर्फ बात क्या कर रहा हूं, या तो विलयशील है या अविलयशील है, या तो घुलेगा या नहीं घुलेगा। घुलेगा तो फिर वो अलग बात है, कम घुलेगा ज्यादा घुलेगा, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, घुलेगा या नहीं घुलेगा। तो उसके पीछे दो कारण होते हैं। तो बेटा एक होती है हमारे पास जालक ऊर्जा। क्या होता है मेरे बच्चे? जालक ऊर्जा। और एक होती है हमारे पास जल योजन ऊर्जा। जल योजन ऊर्जा। अगर मान लो इसको मैंने ए बोला, इसको बी बोला, तो अब यहां पे दो केस है मेरे बच्चे। दो केस क्या है बेटा? दो केस है, या तो बेटा ए का मान बी से ज्यादा होगा या फिर ए का मान बी से कम होगा। कोई यौगिक है, मान लो ये पैनिक यौगिक है, मैंने कहा बताओ भाई ये पानी में घुलेगा या नहीं घुलेगा, तो तुम क्या पूछोगे? दो डाटा पूछोगे, सर इस यौगिक की जालक ऊर्जा बताओ और जल योजन ऊर्जा बताओ। अब इसकी जालक ऊर्जा यदि ज्यादा हो गई और जल योजन ऊर्जा कम हो गई, तो बेटा हम कहेंगे जालक ऊर्जा ज्यादा हो गई और जल योजन ऊर्जा कम हो गई, तो हम क्या कहेंगे? वो कैसा हो जाएगा बेटा? अल्प विलयशील या अविलयशील। बहुत कम घुलेगा सर, अल्प विलयशील बोलो या क्या बोलो बेटा? अविलयशील बोलो। अगर यदि जल योजन ऊर्जा ज्यादा हुई और जालक ऊर्जा कम हुई, तब हम क्या बोलेंगे बेटा? वो क्या होगा? विलयशील होगा, बहुत ज्यादा घुल जाएगा भाई। ये दो चीजें होती हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला भैया? सिल्वर क्लोराइड जल में अल्प विलयशील है, तो इसका मतलब इसकी जालक ऊर्जा ज्यादा होगी किससे? जल योजन ऊर्जा से होगी बेटा, जल योजन ऊर्जा से ज्यादा होगी। क्लियर है? ओके सर। ये वाला कॉन्सेप्ट आप बेटा पढ़ते हो केमिकल बॉन्डिंग में, रासायनिक आबंध में बताई जाती हैं ये चीजें अच्छे से डिटेल में। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये ज्यादा होने पर हमारे पास विलयता कम क्यों हो जाती है, ये ज्यादा होने पर विलयता बढ़ क्यों जाती है। ओके ओके सर, ओके। अगला है, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में कॉपर और जिंक होता है? तो बेटा देखो ये पता होने वाली बात है। कांसा और गन धातु, गन मेटल इसे बोलते हैं, इनके अंदर बेटा कॉपर और जिंक प्राप्त होता है। मतलब इनके अंदर कॉपर और जिंक होता है। ये मिश्र धातु हैं, कांसा और गन धातु, जिसे तुम अंग्रेजी में गन मेटल बोलते हो। क्या बोलते हो मेरे बच्चे? गन मेटल बुलाते हो। ठीक है, याद करने वाली बात थी। ठीक है सर, आगे बढ़ो। कहता है निम्नलिखित लवणों का जलीय घोल रंगीन होगा। सेम कहानी आ गई, जलीय घोल रंगीन होगा। तो मतलब सर हमारे पास अब यहाँ पे क्या है? ये देखो भाई, किस तत्व के ये यौगिक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो बेटा जिंक के जितने भी यौगिक होते हैं सबका रंग सफेद होता है, मतलब उनका कोई रंग नहीं होता। सफेद को हम रंग नहीं मानते, हम क्या कहते हैं भाई? कोई रंग नहीं होता। तो जिंक के कोई भी यौगिक लो बेटा, वो हमेशा देखना तुम्हें व्हाइट ही रंग मिलेगा। तो जिंक +2 में क्या होता है सर? आप कहोगे सर 3D10, यहाँ कोई अयुग्मित नहीं है, तो ये कैसा है बेटा? रंगहीन होगा। कैसा होगा बेटा इसका यौगिक? रंगहीन। सर जितने भी मेरे पास क्या है, अल्कली धातु है या बोलूं क्षार धातु है, क्षार मृत धातु के यौगिक है, उनके अंदर भी कोई अयुग्मित नहीं होता, तो ये भी क्या होते हैं? रंगहीन यौगिक होते हैं। क्षार धातु की बात करूं चाहे क्षार मृदा धातु की बात करूं, इनके यौगिक हमेशा रंगहीन होते हैं। पोटाश एलम क्या होता है? सिर्फ फिटकरी होती है। फिटकरी सबने देखी होगी भाई। फिटकरी का क्या कोई रंग थोड़ी ना होता है भैया, फिटकरी का कोई रंग नहीं होता भाई, सफेद कलर की होती है। कहोगे सर रंग तो है, नहीं भाई, रंग हमारे लिए क्या है? काला, पीला, नीला, हरा। ठीक है, ये रंग है। सफेद को हम रंग नहीं मानते, सफेद है भाई ये तो, हट कोई रंग है? सफेद है ये तो। क्लियर है? तो बेटा फिटकरी का कोई रंग नहीं होता, तो ये भी रंगहीन है। लेकिन सर कोबाल्ट यहाँ पे किस में है? +2 में। यहाँ पे क्रोमियम किस में है? +3 में। कोबाल्ट +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे तो आएगा 3D7। क्रोमियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे तो ये आएगा कितना बेटा? 5 और 1 6, 3D3। तो सर यहाँ पे कितने हुए मेरे बच्चे? तो आप कहोगे सर यहाँ पे 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी कितने बेटा? 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब ये रंगीन होंगे। कैसे होंगे भैया? रंगीन होंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या? डी और ई हो गया। चलो कथन को पढ़ो
और एक बार देखो भैया क्या कहना चाह रहा है। कहता पोटेशियम क्रोमेट के विलयन में यदि कोई प्रबल अम्ल मिलाया जाए तो उसका रंग पीले से नारंगी हो जाता है। पोटेशियम क्रोमेट होता है बेटा K2MnO4। और एकदम सही कह रहा भैया, अगर इसके अंदर मैं अम्ल मिला दूंगा ना तो ये किस में बदल जाएगा बेटा, हमारे पास KMnO4 में बदल जाएगा। पोटेशियम क्रोमेट बदल गया, सॉरी पोटेशियम क्रोमेट, अच्छा मैंने तो ये लिख दिया। पोटेशियम क्रोमेट क्या होता है बेटा, ये होता है K2CrO4। ये मिलाओ तो क्या बन जाएगा, K2Cr2O7। पोटेशियम क्रोमेट बदल जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट में। ये पीले रंग का होता है, ये नारंगी रंग का होता है। तो एकदम सही बात बोलिए भैया कि पोटेशियम क्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट में बदलना हो तो प्रबल अम्ल डाल दो भाई। ठीक है, तो ये कथन तो सही है। अगला कहता है रंग परिवर्तन पोटेशियम क्रोमेट की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन के कारण हुआ। बेटा यहां पे क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था है कितनी बेटा, +6। यहां पे भी कितनी है बेटा, +6 ही तो है। तो ऑक्सीकरण अवस्था में कोई बदलाव नहीं आ रहा बेटा क्रोमियम की। यहां पे रंग में बदलाव क्यों आया, क्योंकि सर क्रोमेट से डाइक्रोमेट बना है, उसकी वजह से आया है। ऑक्सीकरण अवस्था में तो कोई बदलाव ही नहीं है सर, पहले भी +6 थी, यहां पे भी +6 है। तो सर ये कथन तो क्या हो गया मेरे पास, गलत। तो क्या हुआ, कथन एक सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ठीक है, ओके सर, ओके आगे बढ़ो। देखो भाई ये एक बहुत शानदार सवाल है। ठीक है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूं तुम्हें, थोड़ा सा इसमें चीजें याद रखनी पड़ेंगी। देखो क्या याद रखो भैया कि तुम्हारे पास या तो होगा क्या बेटा, तनु HNO3, सुनना जरा बात को, या फिर क्या होगा बेटा तुम्हारे पास सांद्र HNO3। ठीक है, अब कुछ चीजें तुम्हें पता होंगी तभी तुम कर पाओगे, और बेटा और एडवांस मान के चलता है कि ये चीजें तुम्हें आती हैं तभी वो ऐसा सवाल पूछता है। अब बेटा तुम्हारे पास कोई ऐसा तत्व है जिसका SRP क्या है बेटा, मान लो नेगेटिव है। सुनना जरा बात को, क्या है बेटा उसका SRP नेगेटिव है। ठीक है, ठीक है, या तो SRP नेगेटिव मिलेगा बेटा तत्व को जो इनसे अभिक्रिया करेगा, या फिर उसका SRP क्या मिलेगा बेटा, पॉजिटिव मिलेगा तुम्हें। अब ये तुम्हें पता होना चाहिए किस तत्व का SRP नेगेटिव होता है, किस तत्व का SRP पॉजिटिव। ये तुमने पढ़ा होगा बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, एक सीरीज पढ़ते हो ना तुम, श्रृंखला पढ़ते हो, वहां पे लिखा होता है, तो उसका आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो याद क्या रखना मेरे बच्चे, यदि मेरे पास कोई ऐसा तत्व अभिक्रिया करता है तनु HNO3 से जिसका SRP नेगेटिव है, तो वो क्या किसका निर्माण करेगा, एक तो निर्माण करेगा सर नाइट्रेट का, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी बेटा, N2O। अगर SRP पॉजिटिव है तो वो किसका निर्माण करेगा बेटा, नाइट्रेट का, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी बेटा, NO गैस निकलेगी। मतलब मान लो जैसे SRP नेगेटिव है, जैसे जिंक का एग्जांपल लिया, तो जिंक मान लो तनु HNO3 से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट बनाएगा, और साथ में कौन सी गैस निकालेगा, N2O। जैसे मान लो कॉपर लिया, कॉपर का SRP पॉजिटिव होता है। अब SRP तो पता है ना बेटा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव जिसे आप बोलते हो, पॉजिटिव है। तो मान लो कॉपर ने तनु HNO3 से अभिक्रिया की तो क्या बनाएगा, कॉपर का नाइट्रेट बनेगा, कॉपर नाइट्रेट, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, NO। ऐसी अगर सांद्र हुआ तो बेटा यहां पे भी नाइट्रेट बनेगा, यहां पर भी क्या बनेगा मेरे पास, नाइट्रेट बनेगा। बस याद क्या रखना मेरे बच्चे, यहां पे साथ में कौन सी गैस निकलेगी, NO2, और यहां पे भी कौन सी गैस निकलेगी, NO2। तो सांद्र के साथ बेटा, सांद्र HNO3 के साथ चाहे SRP नेगेटिव वाला भी क्रिया करे तत्व चाहे पॉजिटिव वाला, गैस हमेशा NO2 निकलेगी और उनका नाइट्रेट बनेगा। बस तनु के अंदर ही गैस अलग अलग निकलती है, नेगेटिव वाला N2O गैस निकालता है और पॉजिटिव वाला NO। अब उसी के ऊपर आधारित ये सवाल है। तो देखो यहां पे कॉपर है, अब हमें पता है सर कॉपर का जो SRP होता है ना मेरे बच्चे, ये होता है क्या, पॉजिटिव, और तनु के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो देखो ये क्या बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट बनाएगा सर, एक तो S आएगा, और साथ में सर पॉजिटिव वाला कौन सी गैस निकालता था, NO, तो ये रही सर, तो क्या आ गया P। ठीक है, फिर कॉपर सांद्र के साथ करेगा तो नाइट्रेट तो अभी भी बनेगा सर इसका, लेकिन सर अब गैस कौन सी निकलेगी, NO2। ऐसी जिंक है सर,
जिंक का क्या होता है सर, नेगेटिव होता है एसआरपी, और नेगेटिव एसआरपी वाला तनु के साथ क्या बनाएगा सर, पहले तो सर ये जिंक नाइट्रेट ही बनाएगा, क्योंकि जिंक से करवा रहा हूं ना बेटा, तो सर टी बनेगा और साथ में कौन सी गैस निकलेगी सर, N2O, और सर सेम कहानी यहाँ पे टी तो निकलेगा ही और साथ में कौन सी गैस निकलेगी बेटा, क्यू निकलेगी। तो देख लो ए का क्या बेटा पी और एस, बी का क्या बेटा क्यू और एस, सी का क्या बेटा आर और टी, और डी का क्या बेटा क्यू और टी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए। तो ये वाली कहानी आपको पता होनी चाहिए इस सवाल के लिए, और कोई तरीका ही नहीं है भाई, और कोई तरीका नहीं है। कभी को अरे सर कैसे, भैया एडवांस करने जा रहे हो ना, तो थोड़ा बहुत तो दिमागी कसरत करनी चाहिए। अगर तुम चीजें याद नहीं कर सकते तो भूल जाओगे भैया। एडवांस को ऐसा दिमाग नहीं चाहिए कि आज बताइए कल भूल गया, या फिर बहाने मार रहा है मुझसे याद नहीं होता, ऐसा थोड़ी ना होगा। ठीक है, ओके सर, ओके ओके, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। कहता है द्विधनात्मक जिंक उदासीन परमाणु के 3D कक्षक से 2 इलेक्ट्रॉनों के त्यागने के कारण अनुचुंबकत्व आपको बताना है कथन सही है या गलत है, जल्दी से दिल पे हाथ रख के जवाब दे दो। कथन क्या है बेटा, असत्य है, फॉल्स है भैया। क्या कहता है द्विधनात्मक जिंक मतलब जिंक +2 की बात कर रहा है, उदासीन परमाणु के 3D कक्षक से 2 इलेक्ट्रॉनों के त्याग के कारण अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करता है। बेटा अनुचुंबकत्व नहीं करता, ये प्रतिचुंबकीय करता है। और जिंक +2 बनता कैसे है मेरे बच्चे, आप कहेंगे सर जब 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। सर जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D10 4s2। तो सर जिंक बनाने के लिए मतलब +2 में ले जाने के लिए मुझे तो कौन से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, s वाले निकालने पड़ेंगे ना। और ये बोल क्या रहा है, डी कक्षक। गलत, सारी चीजें गलत बोल रहा है, सारी चीजें गलत बोल रहा है। ठीक है, ओके सर, ओके। तो ये असत्य कथन है। ठीक, चलो। कहता है वेनेडियम के एक यौगिक का चुंबकीय आघूर्ण 1.73 bm है। कहते हैं यौगिक के वेनेडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कीजिए। भैया तुम्हें क्या बोला, वेनेडियम का एक यौगिक है सर, और उस यौगिक का तुम्हें क्या दे दिया बेटा, चुंबकीय आघूर्ण का मान दे दिया, और तुम्हें कहा कि बताओ उस यौगिक के अंदर जो वेनेडियम आयन है ना उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। तो याद रखो बेटा, जब भी आपको चुंबकीय आघूर्ण दे दे तो कुछ ऐसा मान लिखा मिलेगा, दशमलव से आगे एक संख्या होगी और दशमलव के बाद कुछ संख्या होगी। तो तुम्हें दशमलव से आगे वाली संख्या देखनी है, एक है, तो जितनी दशमलव से आगे वाली संख्या हो ना बेटा, तो इसका मतलब क्या है बेटा, उसके अंदर उतने ही क्या है बेटा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। दशमलव से आगे जितनी संख्या होगी बेटा, इसका मतलब क्या है बेटा, उस आयन के अंदर उतने ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब वेनेडियम के अंदर मुझे क्या करना है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाना है। और सर वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, शक्ति व 3D3 4s2। तो इसका मतलब सर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना है, तो यहाँ पे कितनी जानी चाहिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, +4। मतलब क्या हो जाएगा वो, अब 3D1 हो जाएगा, क्योंकि सर +4 का मतलब क्या है, s के 2 जाएंगे, 2 यहां से जाएंगे, तभी तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, और तभी तो यहाँ पे एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएगा मेरे बच्चे। तो याद क्या रखना बेटा, कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी तुम्हें किसी आयन का या किसी यौगिक का, किसी तत्व के यौगिक का तुम्हें चुंबकीय आघूर्ण का मान दे दे, तो दशमलव से पहले संख्या देख लो। तो दशमलव से पहले जो संख्या होगी उस तत्व के उस आयनिक रूप के अंदर उतने ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मुझे पता चला वेनेडियम का यौगिक सर, वेनेडियम में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन करना है, और उसका एक ही तरीका है सर कि यहाँ पे इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है सर, मतलब 3 डी में है सर, 2 एस में है, तो एस के दोनों निकाल दो, डी में से 2 निकाल दो, तो एक ही तो बचा सर, अब एक ही तो अयुग्मित है। क्लियर है, ओके सर, आगे बढ़ो। चलो, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन H2 गैस उत्पन्न करता है, कौन सा H2 गैस उत्पन्न करेगा। तो बेटा देखो, आयरन धातु सांद्र HNO3 से अभिक्रिया करेगी। बेटा सांद्र HNO3 से जब भी अभिक्रिया होगी तो हमेशा NO2 गैस निकलेगी। कॉपर धातु सांद्र से करेगी तो यहां से भी कौन सी गैस निकलेगी बेटा, NO2। कहता वायु की उपस्थिति में धातु को NaCN से, नहीं भैया गलत है बेटा। याद रखो जितनी भी मेरे पास नोबल धातुएं हैं ना, जैसे कौन कौन से बेटा, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये बेटा सिर्फ और सिर्फ किससे अभिक्रिया करती हैं, एक्वा रिजिया से। याद है ना एक्वा रिजिया, HCl और HNO3 का एक मिश्रण होता है जिसे एक्वा रिजिया बोलते हैं, उससे अभिक्रिया करती हैं बस। ये तो गलत है। लेकिन सर जिंक धातु NaOH से अभिक्रिया करके H2 गैस दे सकती है, ये भी पढ़ते हो बेटा। बेटा जिंक क्या है, जिंक एक ऐसा तत्व है सर जो
अम्ल से भी अभिक्रिया कर सकता है और क्षार से भी। तो मतलब ये उभयधर्मी तत्व है। और सर ये जब इससे अभिक्रिया करेगा जिंक से तो क्या बनेगा सर, यहां पे बनेगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, H2। अगर सर जिंक को मैं किसी अम्ल से भी अभिक्रिया करवाऊं तब भी H2 गैस निकल जाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगी। तो बेटा जिंक क्या है, मेरे पास एक उभयधर्मी तत्व है। तो जितने भी उभयधर्मी तत्व हैं बेटा, और जितने भी क्या है मेरे पास, मेरे बच्चे, हमारे पास क्षार धातुएं हैं, क्षार मृदा धातुएं हैं, उनको जब भी अम्ल से अभिक्रिया करवाओगे तो वहां से H2 गैस निकलेगी। तो देखो दोनों में, तो इसका सही जवाब क्या होगा बेटा, डी ऑप्शन होगा। क्लियर है? आप कहेंगे हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा O3 द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होगा, मतलब O3 किसको ऑक्सीकृत नहीं कर पाएगा। तो देखो यहां पे है I माइनस, माइनस का मतलब क्या, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, और O3 क्या है सर, इसका ऑक्सीकृत कर सकता है क्योंकि इसके ऊपर क्या बेटा, नेगेटिव है। ऑक्सीकृत करने का मतलब क्या है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीन लाए। मैंने कहा भैया मैं O3 हूं और मैं इसे ऑक्सीकृत कर सकता हूं, तो ऑक्सीकृत करने का मतलब क्या बेटा, मैं उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लाऊंगा, तो उसका ऑक्सीकरण हो गया। तो मैंने उसका क्या कर दिया, ऑक्सीकृत कर दिया भैया उसे। ठीक है, तो बताओ क्या O3 को Ki से अभिक्रिया करवाऊंगा तो क्या इसका ऑक्सीकरण नहीं कर देगा, ये आपका वो कर देगा सर, क्योंकि I पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो O3 यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। सर FeSO4 में Fe+2 है। सर Fe+2 का मतलब क्या है मेरे बच्चे, आप कहोगे सर इसका मतलब है 3d6। तो मतलब सर अभी भी Fe इलेक्ट्रॉन निकाल के किस में जा सकता है, +3 में जा सकता है। तो O3 आएगा और इस FeSO4 से अभिक्रिया करेगा और इस Fe+2 को किस में बदल देगा, Fe+3 में, यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के। तो मतलब ऑक्सीकरण यहां पे भी हो जाएगा। सर यहां पे देखो मैग्नीज पे है +7, +7 का मतलब क्या है सर, इसके D में भी इलेक्ट्रॉन नहीं, S में भी नहीं, इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं सर, और ये अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में बैठा है। तो अब O3 इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब ऐसे थोड़ी ना +7 से +8 में ले जाएगा, भैया हम पढ़ते ही क्या है, मैग्नीज की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 है, तो इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा। लेकिन सर यहां हो जाएगा क्योंकि सर ये +6 में है, तो +6 से O3 इसको किस में लेके आ सकता है, +7 में लेके आ सकता है। तो इसका सही जवाब क्या है मेरे बच्चे, सी है। समझे कैसे किया हमने, ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखी। क्लियर है? ओके आगे बढ़ते हैं। अगला कहते हैं धातुओं की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक का युग्म कौन सा है, कहां पे सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था वाला युग्म है ये बताना है। तो निकाल लो सर, यहां पे इस पे है +4, इस पे है +3, इस पे है +7, इस पे है +6, दिख गया होगा आंसर। तो अभी इस पे है +3, इस पे है +3, इस पे है +2, इस पे है +3। तो कहां पे दिख रहा है बेटा, बी में दिख रहा है सर। किस में दिख रहा है बेटा, बी में। दोनों युग्म के अंदर क्या बेटा, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है। चलो कहते हैं जब I- को क्षारीय, ये I- है बेटा, आयोडाइड आयन को क्षारीय माध्यम में MnO4- द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है तो I- किस में परिवर्तित हो जाता है। अब इसमें याद रखना बेटा, हमने क्या किया, देखो ये दो बातें बेटा याद रखना। MnO4- लिया, एक बार बेटा हम I- की अभिक्रिया करवा रहे हैं अम्लीय माध्यम में MnO4- से, एक बार I- की अभिक्रिया करवा रहे हैं बेटा क्षारीय माध्यम में, तो क्या बनेगा बेटा, अम्लीय माध्यम में भी क्रिया करवाने पे MnO4- I- को I2 में बदल देगा, और सर I- को बदलता है आयोडेट आयन के अंदर। सेम कहानी यहां पे है, अगर इसकी जगह बेटा Br- लेता तो क्या बन जाता, Br2, और यहां पे अगर बेटा Br- लेता तो ये किस में बदल जाता बेटा, ब्रोमेट आयन के अंदर। तो देखो बेटा MnO4- और I- है दोनों जगह, बस क्या माध्यम बदला तो उत्पाद बदल गया। ये भी आपने पढ़ा होगा जब तुमने रासायनिक अभिक्रियाएं की होंगी या रासायनिक गुण किए होंगे पोटेशियम पर मैग्नेट के, वहां पे आता है। तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ए हो जाएगा। ठीक है, ओके सर आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये सवाल भी बड़ा जबरदस्त है भैया और बहुत बार पूछा गया है। इसके लिए भी तुम्हें एक ट्रिक बताता हूं। क्या देखो, कहता है अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर एक गैस प्राप्त होती है
जो निम्न द्वारा भी प्राप्त होगी, मतलब इसको गर्म करने पे गैस निकलती है भैया। तो तुमसे पूछ रहा है नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको गर्म करने पर सेम गैस निकलेगी जो यहां से निकल रही है। ठीक है, तो क्या है बेटा इसका कॉन्सेप्ट, ये है, ये देखो, इसको मिटा दो, ये नहीं है बेटा। याद क्या रखना, यदि अमोनियम आयन किससे जुड़ा हो बेटा, नाइट्राइट आयन से जुड़ा हो, डाइक्रोमेट से जुड़ा हो, परक्लोरेट से जुड़ा हो या आयोडेट आयन से जुड़ा हो, तो बेटा इस वाले को जब भी तुम गर्म करोगे तो कौन सी गैस निकलेगी, N2। मान लो मेरे पास है क्या बेटा, ऐसा है, लिख के दिखाता हूं। मान लो मैंने लिखा अमोनियम नाइट्राइट, इसको गर्म किया, इसको क्या किया मेरे बच्चे, हमने गर्म किया, तो गर्म करने पे यहां से कौन सी गैस निकलेगी बेटा, N2 निकलेगी। साथ में और क्या निकल रहा है नहीं पता, लेकिन N2 गैस निकलेगी। मान लो मैंने लिखा NH4ClO4, इसको भी गर्म किया तो कौन सी गैस देगा बेटा, N2। तो मतलब अमोनियम आयन के साथ तुम्हें अगर ये ऋण आयन दिख जाएं और उसको गर्म करें तो बेटा हमें कौन सी गैस निकालनी है, N2। यदि अमोनियम आयन के साथ तुम्हें ये ऋण आयन दिखे और उसको तुम गर्म करो तो वहां से कौन सी गैस निकलेगी बेटा, अमोनिया। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट, सल्फाइड और एसीटेट। यहां पे कौन सा हो गया, नाइट्राइट हो गया, परक्लोरेट हो गया हमारे पास, और क्या हो गया बेटा, डाइक्रोमेट हो गया, और क्या हो गया बेटा, आयोडेट हो गया। क्लियर है, ओके सर, ओके। तो इसी पे ये सवाल है। तो देखो भाई, अब हमें पता है सर अमोनियम डाइक्रोमेट है, क्या जुड़ा हो, Cr2O7। तो सर मतलब इसको गर्म करने पे कौन सी गैस निकलेगी, N2। तो मतलब सर अमोनियम आयन के साथ कौन कौन से ऋण आयन हो सकते हैं जो N2 गैस दे सकते हैं। तो सर एक तो डाइक्रोमेट था, एक हमने अभी अभी पढ़ा सर NO2- है। ठीक है, क्या इनमें से कोई और दिख रहा है, नहीं सर। तो इसका सही जवाब सिर्फ ए ऑप्शन होगा। अब याद रखना, इसको याद रखो बेटा, अमोनियम के साथ नाइट्रेट है, ये NO3- है, NO2- से अगर जुड़ेगा तो N2 गैस। अगर NO3 है ना और इसको गर्म करो तो कौन सी गैस निकलती है बेटा, N2O निकलती है, N2O। अब जाना और P ब्लॉक को उठाना। P ब्लॉक के अंदर NCERT के अंदर एक टेबल बनी हुई है बेटा वर्ग 15 में, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की। तो वहां पे तुम देखोगे ना तो N2O को बनाने की विधि लिखी होगी उस टेबल के अंदर। तो वहां पे लिखा होगा अमोनियम नाइट्रेट लो, गर्म करो, N2O बन जाएगा। तो ये वही तो लिखा बेटा मैंने। ठीक है, ओके ओके सर, समझ गए। अब अगला आ जाओ, कहता है डाइक्रोमेट ऋणायन में क्या है सही। तो बेटा अब डाइक्रोमेट ऋणायन क्या होता है, देखो ये Cr2O7-2, इसकी संरचना कुछ ऐसे होती है। ये इसकी संरचना है भाई। अब ये कहता है कि डाइक्रोमेट ऋणायन में 4 क्रोमियम ऑक्सीजन आबंध तुल्यांक है, मतलब 4 कार्बन क्रोमियम ऑक्सीजन बंध समान है, नहीं कितने हैं देखो बेटा। अब एक बात करो बेटा, ये नेगेटिव चार्ज मान लो इधर आ जाए तो ये पाई बॉन्ड इधर हो जाएगा, मतलब यहां डबल बॉन्ड कर दूं, यहां नेगेटिव कर दूं, यहां फिर से क्या कर दो बेटा, डबल बॉन्ड इस पे नेगेटिव। तो मतलब नेगेटिव इन तीनों में से किसी पे भी आ सकता है और डबल बॉन्ड किन्हीं दो में भी आ सकता है। तो इसका मतलब क्या बेटा, जितनी क्रोमियम ऑक्सीजन के बीच में यहां जितना बंद क्रम है उतना यहां पे, उतना यहां पे। ये मत कहना सर यहां सिंगल है, क्योंकि बेटा अनुनाद चल पड़ा ना भैया। सेम कहानी यहां अनुनाद, ये नेगेटिव ऑक्सीजन इन दोनों पाई बॉन्ड के साथ अनुनाद में जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये तीनों क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड, ये तीनों क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड क्या है बेटा, समान है। तो कितने क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड तुल्यांक हैं, बराबर हैं। तो आप कहोगे सर 6 हैं। बेटा ये बीच वाला किसी काम में नहीं। कभी कहो सर ये बीच वाला भी तो इनके साथ किस में जा सकता है, अनुनाद में। नहीं, सिर्फ ये तीनों और ये तीनों ही तुल्यांक होंगे मेरे लिए। क्लियर है। तो इसकी स्ट्रक्चर पे पूछ लिया, बोलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भैया लोग। कहता है अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट अभी अभी किया, क्या होता है, NH4Cr2O7, NH4 ट्वाइस, अरे भाई साहब क्या हो रहा है, Cr2O7 ये है। कहते इसको गर्म करने पे क्या बनेगा, बताया था अमोनियम के साथ अगर डाइक्रोमेट आयन आ जाए तो उसको गर्म करोगे तो कौन सी गैस निकलेगी बेटा, नाइट्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी मेरे बुआ, नाइट्रोजन निकलेगी। तो देखो पीछे वाली चीज याद है तो कितना आसान सवाल है। ठीक है, ओके सर, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये लो, कहते हैं जिंक कॉपर युग्म जिससे
अपचायक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है किसके द्वारा अच्छा ये तो याद करने वाली बात है बेटा, इसका ऑप्शन बी है, इसमें कुछ नहीं समझा पाएंगे, ये तो याद करने वाली बात है कि वह जिंक कॉपर युग्म जिसे अपचायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वो किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो वो किससे होता है, कॉपर के साथ लेपित जिंक, कॉपर लो उस पर जिंक को लेपित कर दो, अब उस युग्म को तुम किसकी तरह यूज इस्तेमाल कर सकते हो, आपको सर अपचायक की तरह, ठीक है ओके। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सांद्र NaOH विलयन में घुलता है, मतलब NaOH के साथ जो अभिक्रिया कर जाए वो घुल जाएगा। अभी अभी पीछे किया था देखो जिंक का, मैंने क्या बताया था, जिंक एक ऐसा तत्व है जो उभयधर्मी है, जो क्या करता है बेटा, क्षार के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है और अम्ल के साथ भी, तो जिंक इसके विलयन में घुल जाएगा आसानी से और क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट और साथ में H2 गैस बनाएगा। बाकी इनमें से ये कोई भी अभिक्रिया करेगा ही नहीं, इससे नहीं करेंगे भाई अभिक्रिया ये, ठीक है, पता होने वाली बात है, पता होने वाली बात है, ठीक है। आप कहेंगे हाँ सर एकदम सही है। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, कहता है एक्वारिजिया, एक्वारिजिया लिखे ना बेटा, इसको ऐसे लिखते हैं हम अंग्रेजी में एक्वारिजिया या रेजिया। अब इसके लिए बताना सही विकल्प कौन सा है। कहते हैं सर एक्वारेजिया सांद्र HCl और सांद्र HNO3 को 3:1 आयतन बटे आयतन में मिलाकर तैयार होता है। एकदम सही बात है, 3 अनुपात में HCl लेते हैं और 1 अनुपात में HNO3, इनको मिला के ही क्या बनता है ये, तो ये वाला कथन सही है। अगला एक्वारेजिया का पीला रंग NOCl और Cl2 की उपस्थिति के कारण, ये भी सही है बेटा। जैसे हम इन दोनों को इस अनुपात में मिलाते हैं ना, तो ये दोनों अभिक्रिया करके यही बनाते हैं NOCl और Cl2। एक्वारिजिया कैसे बना, HCl और HNO3 को मिलाने पर, किस अनुपात में, 3:1, और यह अनुपात कौन सा बेटा, आयतन बटे आयतन का। जैसे इनको इस अनुपात में मिलाओगे तो ये अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, NOCl और Cl2, और इन्हीं की उपस्थिति की वजह से एक्वारिजिया का जो रंग होता है वो पीला होता है। तो ये बात भी क्या बेटा एकदम सही है। कहता है एक्वारेजिया के साथ गोल्ड मतलब Au की अभिक्रिया से +3 ऑक्सीकरण अवस्था में Au युक्त एक ऋणायन बनता है। एकदम सही बात है। वास्तविकता में क्या होता है, जब तुम Au को इस एक्वारेजिया से अभिक्रिया करवाते हो, सुनना जरा बात को, तो वहां पे बेटा एक ऋणायन बनता है जिसे हम लिखते हैं AuCl4-। तो यहाँ पे Au की ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे तो आएगी +3। तो क्या बना बेटा, एक ऐसा ऋणायन बना जिसके अंदर Au +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो ये कथन भी सही है। अब देखो बारीकियां पता होनी चाहिए, नहीं पता फिर तो बेटा दिक्कत ही है भाई। अब ऐसा नहीं सर ये तो कोई कॉन्सेप्ट, भैया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये चीजें तुम्हें मालूम होनी चाहिए। जैसे तुम्हें अपने बारे में मालूम होता है ना, मुझे ये खाने में पसंद है ये नहीं है, ये तुम्हें तुम्हारे दोस्त के बारे में पता है क्या भाई, तुम्हारे दोस्त के पास पैसे बिल्कुल फटीचर है, हाँ, लेकिन कभी भी बुलाओगे आ जाएगा, उसको ये खाने में पसंद है, उसे इस बात से नफरत है, वो सुंदर कन्या को पसंद करता है। तो ये बातें पता है ना भाई, कोई लॉजिक थोड़ी ना इनका, बस पता है तुम्हें क्या वो दोस्त है, बस ऐसी भी एक्वारेजिया, एक्वारेजिया की खूबियां पता होनी चाहिए, ठीक है। कहता है एक्वारेजिया के साथ गोल्ड की अभिक्रिया से वायु की अनुपस्थिति में NO2 बनता है। गलत भाई, गलत, नहीं बनता NO2, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सी हो गया, A, B और C, कौन सा हो गया बेटा, A, B और C हो गया है। चलो ये वाला देखो, आखिरी सवाल है, जरा करिए। क्रोमियम +2 तथा Mn+3 के विषय में सही कथन है। कहता है क्रोमियम +2 एक अपचायक है। एकदम सही बेटा। देखो अपचायक क्या होता है, जो दूसरे का अपचयन कर दे, तो मतलब क्रोमियम +2 किस में चला जाएगा, क्रोमियम +3 में चला जाता है एक इलेक्ट्रॉन निकाल के, और ये इलेक्ट्रॉन जो भी लेगा उसका अपचयन। तो यहां पे क्या है बेटा, ये 3d4 से किस में चला गया, 3d3। सही बात भी है, क्योंकि सर जैसे ये 3d3 में आता है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बन जाता है सर, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाता है T2G3 और Eg0। तो T2G3 का मतलब क्या है सर, ये सर अर्धपूरित है। क्रोमियम +3 हमेशा बेटा +3 ऑक्सीजन, क्रोमियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था में हमेशा अष्टफलकीय संकुल बनाता है, और अष्टफलकीय संकुल में इस तरीके से विपाटन होता है सर, ठीक है ओके। सर Mn+3 एक ऑक्सीकारक है। सर Mn+3 ऑक्सीकारक का मतलब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और किस में आ जाएगा, Mn+2। तो मतलब ये भी D4 है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लेके D5 में आ गया सर, अर्धपूरित ये बन गया। तो ये कथन भी सही है भाई। फिर कहता है क्रोमियम +2
और Mn+3 दोनों D4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करते हैं। एकदम सही बात है। क्रोमियम +2 में भी D4 है, Mn+3 भी D4 है। लेकिन सर दोनों D4 होते हुए भी क्रोमियम +2 एक क्या किसका कार्य कर रहा है बेटा? अपचायक का। और Mn+3 किसका कार्य कर रहा है बेटा? ऑक्सीकारक का। ठीक है, कहते हैं जब क्रोमियम +2 को अपचायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो क्रोमियम, तो क्या बेटा मेरे पास क्रोमियम आयन D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर रहा है। गलत भाई, जब ये अपचायक की तरह कार्य कर रहा है तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर रहा है? D3 सर, D5 थोड़ा ना, फालतू की बातें कर रहा है। तो सही क्या बेटा यहाँ पे A, B और C है। क्या बेटा? A, B और C है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे खत्म होता है हमारा क्या? D एंड F ब्लॉक। अब आपको एक आइडिया तो लगा होगा ना क्वेश्चंस देख के कि हाँ सर कैसे कैसे क्वेश्चन D एंड F ब्लॉक पे पूछे जा रहे हैं, तो हमें किस तरीके से उसको पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो मैंने लिखे थे ना कि भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुम्हें पता होना चाहिए, कि MnO4 K2Cl2O7 के बारे में पता होना चाहिए, तो वो तो चीजें मस्ट है। उसके अलावा जो भी अभी है सब अच्छे से पढ़ो। D एंड F का छोटा सा चैप्टर है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है बेटा, तो बेटा आज की इस शानदार क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे भैया एक नए चैप्टर के साथ, कुछ और नए PYQs के साथ। तब तक के लिए बेटा खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल मेरे मैंड को।